पे जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। भगवान बुद्ध से लेके संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियर रामास्वामी नायकर, प्यारेलाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, संतराम बी प्रजापति, महामना रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना, मैं आपको प्रजातंत्र बता देता हूं। प्रजातंत्र होता क्या है? कैप वाले, तुम अपनी समस्याओं के जिम्मेदार खुद ही हो, भी बता देंगे तुम्हारी समझ में आ जाएगा। देखो, ये लोकतांत्रिक प्रदेश और देश है। लोकतंत्र कब आया, लोकतंत्र क्यों आया, लोकतंत्र में कौन ताकतवर है, कौन कमजोर है, ये समझने का विषय है। और लोकतंत्र में आप कैसे ताकतवर हो सकते हैं, ये भी समझना पड़ेगा। अभी हमसे पहले हमारे बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र कुमार भाटी जी अपनी बात रख रहे थे और समाज से अपील कर रहे थे। उनसे पहले तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ सभी नेताओं ने अपनी बात रखी, संगठन के लोगों ने बात रखी, फिर हमारे यहाँ के प्रत्याशी बोले, उन्होंने आपसे बात रखी। लेकिन मुझे आपसे कुछ और कहना है। ये देश राजा महाराजाओं के हाथ में था, राजतंत्र में था, और राजा महाराजा जो कह देते, राजा अगर दिन रात को दिन कह दे तो जनता को भी रात को दिन कहना पड़ता था। राजा अगर दिन को रात कह दे तो प्रजा को भी दिन को रात कहना पड़ता था, क्योंकि अगर रहना था उनके प्रदेश में, उनके राज्य में, तो उनके हिसाब से चलना था। फिर एक ऐसा उजाला निकला, एक ऐसा सूर्य निकला, एक ऐसे रहबर पैदा हुए जिनको हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। उन्होंने जो अपमान पूरे जीवन में सहा और अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके हमें हमारे पैरों पे खड़ा करने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़के अपनी एक एक बात को उन्होंने और उनके साथियों ने अंग्रेजों के सामने जिम्मेदारी रख के इस देश में शोषित वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। और एक दिन ऐसा समय आया कि देश आजाद हुआ और भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ। जब मिला वोट का अधिकार तो सब लोग चले गए विरोध में। कोई कहता वोट का अधिकार उसको मिले जो जमींदारी करता है, कोई कहता उसको मिले जो व्यापारी है, कोई कहता उसको मिले जो बहुत पढ़ा लिखा है, कोई कहता उसको मिले जो लगान देता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर चंद लोग फैसला करेंगे कि उनका नेता कैसा होगा, उनका विधायक कैसा होगा, उनका सांसद कैसा होगा, तो ये लोकतंत्र नहीं होगा। अगर पूरी जनता फैसला करेगी और जनता जिसके पक्ष में ज्यादा होगी, जिसको वोट ज्यादा देगी, वो अगर इस तरह से चुना जाएगा तो फिर माना जाएगा कि भारत में लोकतंत्र है। सम्मानित साथियों, ऐसा ही हुआ। आपको जानकारी भी तो नए नौजवान लोगों को नहीं होगी, इसलिए आपसे कह रहा हूं। पहले वोट देने की उम्र थी 21 साल, फिर इसमें चेंज हुआ और वोट देने की उम्र तय हुई कितनी? 18 साल। पहले 18 साल का व्यक्ति नहीं दे सकता था, फिर ये अधिकार आया, दोबारा से इस पे चेंज हुआ। 18 साल का व्यक्ति बालिग माना जाएगा, वो वोट देके सरकार चुनेगा। आज हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो 18 साल पार करके पहली बार वोट देने जाएंगे। फैसला आपको करना है। देखो, हम राजतंत्र में दूसरे लोगों के डंडे से हाके जाते थे। गांव में बैठा एक जमींदार डंडा उठा देता, हमारे लोग कमजोर किसान पीछे हट जाते। और क्या क्या नहीं सहा आपने। इतिहास का आधार होगा, तुम्हारे जख्म क्रोध होगा तो यही रो पड़ोगे। मेरी बात को याद रखना। भारत में ऐसी व्यवस्था है कि मेरे सूरवीरों, मेरे बहादुर योद्धाओं, सुनो, देवदासी प्रथा थी कि महिलाओं को दान किया जाता, बच्चियों को, और मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में उनका शोषण होता था। आज भी चलिए इतिहास गवाह पढ़ना, महिलाओं को तन ढकने का अधिकार नहीं था, विधवा विवाह नहीं होता था, बाल विवाह होता था। पहले बच्चों को ऐसे धर्मशास्त्रों में इस तरह की बातें लिख के आपके पहले बच्चों को नदी में दान करवाया जाता था। तमाम तरह की मुसीबतें, पाबंदियां आपके ऊपर थी। आप दिन के उजाले में नहीं निकल सकते थे। आपको
अपनी बात को कहने का अधिकार नहीं था, बड़ा मकान बनाने का अधिकार नहीं था, जेब में पैसे रखने का अधिकार नहीं था, सम्मान से जीवन जीने का अधिकार नहीं था, अच्छा पानी पीने का अधिकार नहीं था, अच्छा भोजन खाने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, आपको खेत में भी कोई घुसने नहीं देता था। फिर आया लोकतंत्र, भारत का संविधान एक ऐसा उजाला 26 जनवरी 1950 को कि देश का हर एक नागरिक बराबर। लेकिन जब संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में तो बराबरी हो जाएगी, लेकिन जब तक देश में सामाजिक गैर बराबरी रहेगी, जाति के आधार पर छुआछूत भेदभाव रहेगा, ऊंच नीच रहेगी और आर्थिक गैर बराबरी रहेगी, अगर हमने इस विषमताओं को दूर नहीं किया तो अंततः संविधान जो है ये लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र नहीं बन पाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे लोकतंत्र पे खतरा मंडरा जाएगा। अब गौर करो कैसे आया खतरा। जब बाबा साहब अम्बेडकर लड़ के वोट का अधिकार दिला रहा था तो दुश्मन क्या कर रहा था, सोचो। जब ये दामोदर यादव आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, इनके विरोधी क्या कर रहे होंगे, सोचो। इनके विरोधियों ने क्या किया, इनके खुद की जाति का एक प्रत्याशी एक पार्टी से उसको पैसा दिला के टिकट दिलवा दिया कि आजा लड़, हरा दे दामोदर को किसी तरह से। ये षड्यंत्र है। मैं इसलिए कह रहा हूं गौर करो कि जब बाबा साहब आपको वोट के लिए लड़ रहे थे, आपको वोट का अधिकार मिले तो दुश्मन भी प्रयास कर रहा था। दुश्मन ने कहा कि इनके पास वोट है और हमारे पास नोट है, इनकी जरूरत पैसा है, इनको घर चलाना है, इनको रोटी, इनको मकान बनाना है, इनको बच्चों की शादी करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, करवानी है, इनको इलाज करवाना है, तो इनकी वोट को हम लोग नोट से खरीद लेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर लंबे समय प्रयास करते रहे कि वोटों की बिक्री बंद हो जाए, क्योंकि आर्थिक गैर बराबरी थी। 14 अगस्त जब हम गुलाम थे भारत में 1947 को, 15 अगस्त को आजाद हुए, लेकिन 16 अगस्त को भी आपकी जेब में कोई पैसा नहीं आया। जो 14 अगस्त में जिसकी जेब में जो पैसा था, 16 अगस्त को भी वही था, 17 को भी वही था, 18 को भी वही था। यानी कि देश में राज तो बदला, अंग्रेज चले गए, लेकिन ना धन बटा, ना धरती बटी, ना राजपाट बटा, ना उद्योग बटे, ना नौकरी आई, और इन सबको लाने के लिए संविधान आया। तो मैंने कहा दुश्मन ने षड्यंत्र किया। षड्यंत्र ये था कि इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। बाबा साहब हमारे रहकर अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानी देके और 22-22 घंटे जाग के समाज को तैयार करते रहे कि मेरे लोगों, अपनी वोट का सौदा मत करो, वोट को बेचो मत। लेकिन वो बोलते बोलते चले गए, मेरे लोगों हमारा राज स्थापित नहीं हुआ, आपने बात नहीं मानी। फिर मान्यवर काशीराम साहब क्लास 1 के अधिकारी, एक बार बाबा साहब के अम्बेडकर के मिशन के बारे में पता लगा, नौकरी छोड़ दी। आज हमारे लोग नौकरियों के पीछे भागते हैं, कहते हैं नौकरी पहले मिशन बाद में। मान्यवर काशीराम साहब ने क्लास 1 की नौकरी छोड़ दी, साइंटिस्ट थे, और कहा मैं समाज को पैरों पे खड़ा करूंगा। मैं अकेला व्यक्ति बहुत अच्छा भोजन खा रहा हूं, बहुत अच्छी सुविधाओं, मेरा समाज मिट्टी में मिला हुआ है, मेरा समाज अपमान सह रहा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। गली गली निकले, आपके क्षेत्र में आएंगे सेवड़ा के मेरे लोगों, और लोगों को जाके समझाया कि उठ जाओ, खड़े हो जाओ। और एक नारा देते थे वो कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। कैसे करनी है, कैसे करनी है बताओ। उनका उद्देश्य क्या था कि बाबा साहब अम्बेडकर जो पीड़ा महसूस करते थे कि वोट हमारे पास है, नोट इनके पास है, ये हमारी वोट को नोट से खरीद रहे हैं। उन्होंने नारा इसलिए दिया कि लोग वोट को बेचना बंद करें और वोट की शक्ति समझे। और एक समय आया कि लोगों ने वोट बेचना बंद कर दिया, और एक समय आया कि हम राजनीतिक रूप से ताकतवर होने लगे। दुश्मन ताकतवर है, समझदार है। फिर उसने करा क्या, इस बात को भी समझ लो। उसने कहा भाई अब देखो काशीराम जैसा एक आदमी आ गया है जो तोड़े से टूट नहीं रहा है, जो डराए से डर नहीं रहा है, जो खरीदे से खरीदा नहीं जा रहा है, अब कैसे करोगे। उन्होंने कहा अब तक हम वोट खरीदते थे, अब वोट की गठरी खरीदेंगे। अब हमारा आदमी इनकी पार्टी में जाएगा, वहां से टिकट लेगा, वोट इनका लेगा और काम हमारा करेगा। और अब ऐसा ही होता है। दामोदर यादव को प्रत्याशी हमने क्यों चुना पता है आपको? सिर्फ इसलिए नहीं चुना कि ये विधायक बन जाए, इसलिए चुना क्योंकि ये नेता नहीं, ये लीडर है, ये लड़ता आ रहा है, हमारे गैर मौजूदगी में लड़ता आ रहा है। और मैं ये मानता हूं कि अगर आपके बीच में एक लीडर खड़ा हो गया तो एक के पीछे एक इतने लीडर तैयार होंगे। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग की है। आपने जातिगत जनगणना बिहार की देखी, बिहार की जातिगत जनगणना कहते हैं कि 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासियों और मुसलमानों की है। और फिर अभी आर्थिक आंकड़े जारी नहीं हुआ, अगर आर्थिक आंकड़े जारी होंगे आपको जानकारी होगी
कि 90% लोग 10% पैसे से अपने बच्चों का पेट किस तरह पाल रहे हैं, आपको पता लगेगा। और 10% लोग 90% पैसे से कैसे ऐश कर रहे हैं भारत में, इसका भी आपको पता लगेगा कि क्या चोर बाजारी चल रही है।